नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। आज हम बात करेंगे कि यदि आप खेती में रुचि रखते हैं, खास करके प्राकृतिक खेती में रुचि रखते हैं, आप किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग नहीं करना चाहते, लेकिन समस्या तो आपके पास हमेशा तैयार रहती है। आप कितना भी प्रयास करें, लेकिन फिर भी आपके सामने समस्या तो आ ही आती है कि जो आप खेती कर रहे हैं, चाहे वो साग सब्जियों की हो, खाद्यान्न की हो या फलों की हो। खाद्यान्न में कोई भी हो सकती है, गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, गन्ना हो सकता है, दालें हो सकती हैं, चाहे कॉटन हो सकती है, किसी भी तरह की फसल हो सकती है। सब्जियों में किसी भी तरह की सब्जियां हो सकती हैं, आलू हो सकता है, प्याज हो सकता है, लहसुन हो सकती है, टमाटर हो सकता है, बैंगन हो सकता है, मिर्च हो सकती है, गोभी हो सकती है, करेला, टिंडे, कद्दू, कुछ भी हो सकता है। और फलों में भी कोई फल हो सकता है। लेकिन अक्सर आपके सामने समस्या तब आती है कि आप देखते हैं कि आपकी फसल की ग्रोथ तो अच्छी है, अच्छी हरियाली है, अच्छी तरह से पेड़ विकसित हो रहे हैं, लेकिन उनमें समय के अनुसार जब तो फूल नहीं आते, फूल आते हैं तो फूल झड़ जाते हैं, या किसान अचानक आपकी फसल पीली पड़ने लग जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, या उसकी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होने शुरू हो जाती हैं, पत्तियां झड़नी शुरू हो जाती हैं, पौधे मरने शुरू हो जाते हैं, या फिर पत्तों का विकास रुक जाता है, या फिर पत्तों में फ्लावरिंग तो अच्छी हुई है, फ्लावर तेजी से झड़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर फ्लावर कुछ कुछ फलों का आकार तो लेते हैं, फलियों फलियों का आकार तो लेते हैं, लेकिन फलियों का जो फलों फलों का विकास पूरी तरह से नहीं होता। कच्ची अवस्था में ही फल टूट के झड़ना शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, रोग लग सकते हैं, रोग के कारण भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में आप क्या करें? तो मेरा तो ऐसा अनुरोध है, यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, किसी तरह के जैव रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहते, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो कुछ ऐसे जैव रसायन हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला तो यही है कि आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट समुद्री काई से तैयार होता है, और इसमें बहुत ही जो आवश्यक पोषक तत्व रहते हैं। पोषक तत्वों के अलावा फिर जैव रसायन भी रहते हैं। इसी तरह मोरंगा का प्रयोग कर सकते हैं। मोरंगा के बारे में तो ये कहते हैं कि उसमें 80 से ज़्यादा न्यूट्रिशन रहते हैं, न्यूट्रिशन तत्व रहते हैं। उसमें विटामिन, प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे जैव रसायन रहते हैं, इसलिए इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गोबर से, गोबर के जो डिकम्पोजिशन से, गोबर के अपघटन से जो कई प्रमुख जैविक रसायन उत्पन्न होते हैं। इसमें सबसे पहला तो एक है ह्यूमिक एसिड है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। फुल्विक एसिड है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ह्यूमिक पोटाशियम का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसे जैव रसायन हैं जो आपकी मिट्टी को न केवल उपजाऊ बनाते हैं, बल्कि मिट्टी में सही पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के साधन ही बनते हैं। इसके अलावा यदि आप गोबर की खाद का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, सीवीड्स का प्रयोग करते हैं, तो आपकी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन भी उपलब्ध रहता है। ये ऑर्गेनिक कार्बन आपकी फसलों को कई तरह की परेशानी से सुरक्षित रखने में मदद करता है। पहले तो ये कि ये अकेला ऑर्गेनिक कार्बन ऐसा है कि मिट्टी में कहीं भी पोषक तत्व उपलब्ध हो, वो आपको उसको आपकी फसलों को उपलब्ध कराता है। इसके बिना मिट्टी के अंदर यदि पोषक तत्व उपलब्ध हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, मैग्नीशियम, सल्फर हो, कैल्शियम हो, जिंक हो, बोरोन, कोई भी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, तो वो आपकी फसलों को उपलब्ध नहीं हो पाता, आपकी फसल को ग्रहण नहीं कर पाती है। ग्रहण करने का एक ही तरीका है कि कार्बन सक्रिय आयंस के रूप में कन्वर्ट हो, और वो ऐसे खनिजों को पकड़ के अपने साथ जोड़ के लेके आवे, फसलों के पास छोड़े, फसलों की जड़ों के पास उपलब्ध कराए, और फसलें नदी के माध्यम से उसको ग्रहण करें। पहली चीज, ऑर्गेनिक कार्बन रहना बहुत आवश्यक है। और इस ऑर्गेनिक कार्बन का पहला महत्वपूर्ण साधन है कि गोबर का, फसल अवशेष का, कार्बनिक तत्वों का पूरी तरह से अपघटन हो। अपघटन के माध्यम से ये ऑर्गेनिक कार्बन उपलब्ध होता है। आजकल हमने, क्योंकि हम फसल अवशेष छोड़ते नहीं, हम गोबर की खाद का प्रयोग करते नहीं, या गोबर भी ऐसा प्रयोग करते हैं जो पूरी तरह से अपघटित नहीं है, खाद के रूप में रूपांतरित नहीं है, और हम सिर्फ गोबर फेंके जा रहे हैं। ऐसे गोबर को फेंकना, ना फेंकने से कोई महत्व नहीं। जैसे आप देखते हो कि यदि आपके सामने आटा है, आटे को आप सीधा सीधा नहीं खा सकते, आटे को पहले पानी से गूंथना पड़ता है,
लेकिन उस कच्चे आटे गूँथे आटे को भी आप सेवन नहीं कर सकते। यदि वो पहले से भुना हुआ है तो सत्तू के रूप में तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कच्चे आटे का आप सीधा प्रयोग नहीं करते। करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके पेट में उसका पाचन नहीं होगा। हाँ, गाय भैंस जैसे पशु जरूर कच्चे आटे का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अंकुरित के रूप में हम गेहूं का या दूसरे अनाजों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे लिए सही रास्ता है जो अंकुरण है, या फिर रोटी चपाती पराठा जो भी हम बनाते हैं उसके रूप में आटे का प्रयोग कर सकें। लेकिन उसको स्वादिष्ट बनाना भी जरूरी है, तो मसाले भी जरूरी है। मसाले न केवल स्वादिष्ट बनाते हैं बल्कि पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक इसी तरह पौधे मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते। ग्रहण करने के लिए कोई माध्यम है, तो माध्यम है ऑर्गेनिक कार्बन। और ये ऑर्गेनिक कार्बन सीधे सीधे नहीं आता। आज से 30-35 साल पहले तो प्राकृतिक रूप में हर जगह ये ऑर्गेनिक कार्बन पर्याप्त मात्रा में था। ऑर्गेनिक कार्बन और ह्यूमस में विभेद करना थोड़ा मुश्किल है। ह्यूमस है जटिल कार्बनिक संरचना। जो सेलुलोज है, तो सेलुलोज डिकम्पोज हो जाता है, वो तो पोषक तत्वों में विभाजित हो जाता है। सेलुलोज में काफी मात्रा में मैग्नीशियम भी रहता है, आयरन भी रहता है, कार्बन भी रहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी रहते हैं, बोरन भी रहता है। तो वो तो मिट्टी मिल जाते हैं। लेकिन जो कार्बन जो सेलुलोज पचता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता, अपघटित नहीं होता, वो ऐसी कार्बनिक संरचना में बदलाव लेता है जिसके अंदर छत्ते जैसी जो 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 शहद की मक्खियों का छत्ता होता है वैसा आकार ग्रहण कर लेता है। उसमें कुछ कुछ स्पोर्स बन जाते हैं, और इस स्पेस में छिद्रों में काफी मात्रा में वायु भी रहती है, काफी मात्रा में नमी बनी रहती है। ये नमी, ये वायु हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के साथ में मिट्टी में जो हानिकारक जीवाणु को विकसित होने से भी रोकते हैं। तो पहले तो प्राकृतिक रूप से रहता था कि हम प्रयोग करते थे, लेकिन अब तो हमने फसल अवशेषों को जलाना शुरू कर दिया। फसल अवशेषों से मिट्टी में न तो कार्बनिक पदार्थ में उपलब्ध हो पाते हैं, या जलाने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को भी अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए पर्याप्त आहार उपलब्ध नहीं होता है। फिर हम तीसरा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर में कई ऐसे केमिकल हैं जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के लिए जहर जैसे विष जैसे प्रभाव दिखाते हैं। अन्यथा मिट्टी में तो पहले से ही लाखों तरह के सूक्ष्म जीव सक्रिय अवस्था में थे, और ये मनुष्य के लिए, प्राणी जगत के लिए और हमारी मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। मिट्टी की जीवनी शक्ति इन्हीं पर निर्भर होती है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया। एक कैटेगरी ऐसी है जो हमारे लिए, मिट्टी के लिए लाभकारी है। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जो मैंने पहले प्रकार के सूक्ष्म जीव बताए वो हैं जो वातावरण से उपलब्ध गैसें हैं, चाहे उस कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, इनको उपयोगी तत्वों में परिवर्तित करके हमारे फसलों को उपलब्ध कराते हैं। दूसरे कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को विकसित नहीं होने देते, एंटीबायोटिक का कार्य करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो मृत शरीरों को जो व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ हैं उनके डिकम्पोजिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको सूक्ष्म तत्वों में विभाजित होने में, और इस विभाजन की क्रिया में कई जैव रसायन पैदा होते हैं। यह हमारी मिट्टी के लिए, हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इस चरण को, इस श्रृंखला को हम तोड़ दिया है, तो फिर से रिजर्व करना है। तो ऐसे में यदि आपकी फसलों में वो समस्या आ जाती हैं कि मुरझाने लगती हैं, पीली पड़ने लगती है, उनका ग्रोथ रुक जाती है, या फिर फ्लावरिंग झड़ना शुरू हो जाती है, फ्लावर फूल जो हैं फलों का पूरी तरह से आकार ग्रहण नहीं पाते, या फूल अवक्षित कमजोर अवस्था में झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो आप इन 3-4 चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सीड्स जो एक्सट्रैक्ट है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें बहुत तरीके के सूक्ष्म जैव रसायन भी रहते हैं और माइक्रो भी रहते हैं। इसी तरह आप मोरिंगा की लीव्स की एक्सट्रैक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सीधे सीधे चाहें तो आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी मिट्टी में 1 केजी जो 80% का प्योर ह्यूमिक एसिड है 1 एकड़ खेत के लिए बहुत पर्याप्त है। आप जैसे ही इसका प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे 2 से 3-4 दिन के बाद आपकी फसल में नई जान आ जाएगी। तो मुरझा रहे थे, कमजोर थे, पत्तियां झड़नी शुरू हो गई थी, टेढ़ी होनी शुरू हो गई थी, पौधों का विकास रुक गया था, आपको लग रहा था कि अब पौधे फिर से भरे भरे नहीं हो जाएंगे, आपके पौधे मरने लगे हैं, उनमें जान आ जाएगी। मात्र 1 किलो
ह्यूमिक एसिड के प्रयोग से। ह्यूमिक एसिड का फ्लोविक एसिड रहता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सीबिड्स का भी 1 से 2 केजी के रूप में आप गोबर की खाद के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जो ह्यूमेट पोटाशियम है उसका प्रयोग भी गोबर की खाद के साथ किया जा सकता है, और गोबर के साथ इनका प्रयोग करेंगे तो गोबर की उपयुक्तता, गोबर का प्रभाव और इन जैव रसायनों का प्रभाव 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। इनके निरंतर प्रयोग से इनकी रिक्वायरमेंट घटती जाती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती चली जाती है, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता चला जाता है। ये हमारे पास जो प्रैक्टिकल एविडेंस है, आप इनका प्रयोग करेंगे तो इनके माध्यम से आपकी जो रासायनिक खादों पर निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि 3 साल आपने ये प्रयोग कर ली है, लगातार 3 साल उनका प्रयोग कर लिया है, तो ना तो उसके बाद आपको किसी केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, आपको 1 किलो यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो आप प्रति एकड़ यदि गेहूं की फसल लेते हैं, चावल की फसल लेते हैं, तो प्रति एकड़ गेहूं की फसल के लिए वो 3 से 4 बोरी यूरिया की जरूरत पड़ती है। चावल के लिए 4 से 5 बोरी की जरूरत पड़ती है, गन्ने के लिए तो 6 से 8 बोरी यूरिया की जरूरत पड़ती है। और आप देखेंगे कि इस ऑर्गेनिक प्रयोगों से, इन साधारण प्रयोगों से ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड को जरूरी नहीं अब केमिकल रूप में लें, इनको आप अपने घर पर भी निर्मित कर सकते हैं। घर पर निर्मित करने की विशिष्ट क्रियाएं, इनके बारे में हमने पहले वीडियो डाले हैं, वहां देख सकते हैं। आगे भी हमको बताएंगे, उसके माध्यम से भी आप अपनी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मिट्टी को पुनः समान आकार देना, मिट्टी को इन रासायनिक खादों से मुक्त कराना, मिट्टी की जो विषाक्तता को कम करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यदि उनको आप करेंगे तो आप अपनी फसलों को फिर से समान आकार दे पाएंगे। जैसे ही आप अपनी मिट्टी में, अपनी फसलों में ह्यूमिक एसिड का, सीवीड्स एक्सट्रैक्ट का या फ्लूइक एसिड का प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी मुरझाई फसलें फिर से हरी होनी शुरू हो जाएंगी, उनमें नई चमक आने शुरू हो जाती है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, फ्लावरिंग बढ़ जाएगी, फ्लावरिंग से फलों का रूपांतरण फिर सामान्य गति से, और आप जो जितना उत्पादकता लेते थे उस उत्पादकता में इनके प्रयोग से 1.5 से 2 गुना वृद्धि होगी। फसल कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे, फलों की चमक है, स्वाद है, वो बहुत अच्छा अद्भुत हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा और फसल की उत्पादकता में 1.5 से 2 गुना तक वृद्धि हो जाएगी। तो अब निराश मत होइए, छोटे छोटे प्रयोग करते रहिए। आप किसान हैं, किसान सबसे बड़ा प्रयोग करता रहता है, वैज्ञानिक रहता है, और वैज्ञानिक रहने से ही वो आज तक जहाँ इस अवस्था तक अपने खेत को लेके पाया। तो निराशा नहीं, हताशा नहीं, आपको सकारात्मक भाव से छोटे छोटे प्रयोग करते रहना चाहिए। और ये समस्या आ गई है अज्ञानता बस, उस अज्ञानता से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। मेरे लिए कोई, यदि आप मन में कोई प्रश्न है, कुछ समाधान चाहते तो निसंकोच मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।